नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी जम्मू कश्मीर चुनाव की। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के वोटर्स किसके साथ है, किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, कश्मीर घाटी का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, रेफ्यूजी और वाल्मीकि समाज के लोग क्यों खुश हैं, आपको एक एक करके पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगी। वोटिंग पैटर्न क्या है ये भी बताऊंगी। साथ ही आपको बिहार में बाढ़ की विनाश लीला भी दिखाऊंगी। बताऊंगी कि कैसे बिना बारिश बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है, किन किन जिलों में कोसी का क्रोध देखने को मिल रहा है, बागमती क्यों उफान पर है, और इसके अलावा बात होगी बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की। गोविंदा के पैर में कैसे गोली लगी, गोविंदा के पैर में गोली लगने के पहेली क्या है, और उससे पहले आखिर क्या क्या हुआ था, पूरी डिटेल होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले आपको गोविंदा के गोलीकांड पर अपडेट दे देती हूं। बात हीरो नंबर 1 गोविंदा की, बात सबसे पहले राजधर्म में। आज सुबह सुबह गोविंदा को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने उनके लाखों फैंस को परेशान कर दिया। गोविंदा के पैर में गोली लग गई। ये गोली घुटने से थोड़ा नीचे लगी। गोली लगने के बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया। फिलहाल गोविंदा हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और खतरे से बाहर हैं। उनके पांव में लगी हुई गोली भी निकाल ली गई है। गोविंदा का परिवार अभी उनके साथ है। सीएम शिंदे ने उनसे फोन पर बात भी की है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी अस्पताल पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गोविंदा को गोली लगी कैसे? क्या रिवॉल्वर के मिसफायर से गोली लग गई, या इस हादसे के पीछे और कोई दूसरा एंगल है? पुलिस की जांच में अभी तक क्या बातें सामने आई हैं, वो सब एक एक करके आपको बताऊंगी। गोविंदा के साथ इस गोलीकांड की एक एक डिटेल आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए, गोली लगने के बाद अस्पताल में एडमिट गोविंदा ने अपने लाखों फैंस को क्या मैसेज दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। गोविंदा को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ों का आशीर्वाद ही है, प्रभु की कृपा ही है और लोगों की प्रार्थनाओं का ही नतीजा है कि वो सकुशल है। गोविंदा के साथ जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो उस वक्त उनके घर पर कौन कौन था? गोली की आवाज सबसे पहले किसने सुनी, ये आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये समझिए ये पूरा हादसा हुआ कैसे। दरअसल पूरी घटना आज सुबह के 4:45 बजे की है। अब देखिए, सुबह करीब 4 बजे ये घटना घटी, जब 12:45 की फ्लाइट से कोलकाता जाने के लिए गोविंदा तैयार हो रहे थे। 4:30 बजे तक तैयार होकर वो घर से निकलने ही वाले थे और कोलकाता जाने की उनकी पूरी तैयारी थी। और चूंकि वो अपना सामान पैक कर रहे थे, कपड़े पैक कर रहे थे, अपना बैग जब घर से निकलने से पहले कोई भी व्यक्ति पैक करता है, ठीक वैसे गोविंदा भी पैक कर रहे थे। गोविंदा के पास एक लाइसेंसी पिस्टल है। अलमारी से साफ करने के लिए उन्होंने ये पिस्टल निकाली और रिवॉल्वर अलमारी में रखते समय ही वो जमीन पर जा गिरी। जमीन पर गिरने की वजह से वो मिसफायर हो गई। अब गोविंदा की ये रिवॉल्वर 0.32 बोर की है। रिवॉल्वर काफी पुरानी है। गोविंदा नई रिवॉल्वर खरीदना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोडेड थी। रिवॉल्वर गिरने के बाद उसमें से एक गोली मिसफायर करके उनके पांव में लग गई। अब जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि गोविंदा के रिवॉल्वर के लॉक का एक छोटा सा हिस्सा टूट भी गया है। गोविंदा को गोली लगने की खबर ने मुंबई से लेकर हर तरफ, जहां कहीं भी उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके लाखों फैंस हैं, उनके लिए चिंता तो बढ़ा ही दी। सभी लोग उनकी सलामती की दुआएं करने लगे। सवाल भी उठने लगे कि क्या गोविंदा को गोली लगना वाकई कोई एक इत्तेफाक है, कोई हादसा है, या फिर इसके पीछे की कोई और मिस्ट्री है। इस हादसे को लेकर क्या क्या सवाल उठे वो भी आपको बता देती हूं। पहला सवाल तो यही था कि गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर आखिर कैसे छूट गई। दूसरा सवाल फिर यह पूछा गया कि क्या रिवॉल्वर अनलॉक रह गई थी।
तीसरा सवाल ये उठा कि रिवॉल्वर गिरने के बाद आखिर ट्रिगर कैसे दब गया। मान लीजिए गिर भी गई, लॉक छूट भी गया या टूट गया या दब गया, तो फिर गोली कैसे चल गई। अब रिवॉल्वर लोडेड क्यों थी, सवाल ये भी था, क्योंकि बुलेट अलग और रिवॉल्वर अलग रखी जाती है। पांचवा सवाल ये कि सुबह सुबह रिवॉल्वर क्यों साफ करने लगे। वो तो ट्रैवल के लिए निकल रहे थे, उससे पहले उन्हें रिवॉल्वर को साफ करने की क्या जरूरत पड़ गई। गोली की आवाज सबसे पहले किसने सुनी। छठा सवाल ये था, उस वक्त गोविंदा के आसपास कौन था जिस वक्त ये पूरी घटना घटी। जिस वक्त गोविंदा के साथ ये हादसा हुआ, इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। उस वक्त उनके परिवार के सदस्य, उनका स्टाफ, उनके मैनेजर, उनके गार्ड, वो सब कहां थे, ये जानकारी अब आपको देने जा रही हूं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, उनकी बेटी टीना और बेटे यशवर्धन, तीनों ही मुंबई में उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। वो तीनों इस वक्त बाहर थे। कहां थे? कोलकाता में थे। और गोविंदा कहां जाने वाले थे? वो भी खुद कोलकाता ही जाने वाले थे। गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह मुंबई में ही मौजूद है। और आज आपको हमने तस्वीर भी दिखाई इंडिया टीवी पर ही, कश्मीरा शाह खुद मिलने के लिए अपने मामा से वहां अस्पताल पहुंची। इसके अलावा शशि सिन्हा की बात करें, जो कि गोविंदा के मैनेजर हैं, वो मुंबई में ही मौजूद थे। हादसे की खबर सुनकर वो भी फौरन भागे। और गोविंदा के जो बॉडीगार्ड हैं, वो घर के नीचे ही गाड़ी के पास पहले से मौजूद थे। अब ये देखिए कि जब गार्ड घर के नीचे गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, जख्मी हालत में गोविंदा को पुलिस बॉडीगार्ड ने ही अस्पताल पहुंचाया और घटना की पूरी जानकारी पुलिस कंट्रोल को दी। विनय जी, आप अभी अभी गोविंदा जी से मिलकर आए हैं, कैसे आपके मामा हैं, क्या उनके? गोविंदा जी अभी स्वस्थ हैं और स्माइल कर रहे थे और मुझे उन्होंने कहा कि बजरंगबली की कृपा से मैं बच गया। ये घटना घटी है, एक एक्सीडेंट है और इतना मुझे पता चला है। बाकी उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं अभी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, आप लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। और अच्छे से बात हुई, वो स्माइलिंग, वो हंस, उनके चेहरे पे स्माइल थी, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहूँगा कि तमाम आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, प्यार, वो फिट हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और बस बजरंगबली की कृपा। परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे, कहाँ थे वो? क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई? यश से बात हुई? क्या मामी जी से? मेरी यशवर्धन से बात हुई, उन्होंने बताया ऐसी घटना घटी है और मैं आया हूँ इमीडिएटली। हालांकि मैं पता चलने पे मैं बीमार हो गया और अपने आप को तबीयत ठीक करनी पड़ी और मैं खुद बड़ी हिम्मत करके आया हूँ। उनके पास क्या लंबे समय से लाइसेंसी हथियार थी और क्या ऑपरेट करते थे? अरे ऑपरेट कैसे करेंगे, भगवान ना करे ऐसी घटना समय आए। मेंटेनेंस करना होता, साफ सफाई करनी होती है। आई डोंट नो दैट, वो उनका बहुत पर्सनल मैटर है। लेकिन यही कहूँगा कि इतने बड़े घात से वो बच गए, जो घटना घटी है, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ बता पाए क्या पोजीशन में थे? कुछ नहीं बताया उन्होंने, अभी उनको शायद स्टेटमेंट देना बाकी है, तो उचित नहीं होगा कि मैं अपने मुंह से क्या बोलूं जबकि मैं वहाँ था नहीं। एक आमतौर पे उनकी दिनचर्या सुबह के वक्त क्या होती है, ये बता दीजिए जरा, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह उठते, पूजा पाठ करते, बहुत मेहनती व्यक्ति है, बस यही कहूँगा। गोविंदा को जब गोली लगी उस वक्त वो अपने जुहू वाले गोल्डन बीच कंपाउंड के बंगले नंबर 27 में थे। इस कंपाउंड के ठीक सामने जल प्रदर्शन नाम की एक सोसाइटी भी है। वहां पर गोविंदा का भी एक फ्लैट है जहां पर गोविंदा का परिवार रहता है। जिस बंगले में गोविंदा को गोली लगी उसे गोविंदा अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कई बार रात को वो वहीं अपने दफ्तर में रुक भी जाते हैं। इस वक्त हम जुहू में गोल्डन बीच अपार्टमेंट्स में खड़े हैं। छोटे छोटे बंगलोज हैं यहाँ पे और गोविंदा, फिल्म स्टार गोविंदा जो है वो इसी बंगलों में रहते हैं। और सवेरे हादसा भी इसी बंगलों में हुआ जब गोविंदा अपने कमरे में थे और सवेरे तकरीबन 4 से 5 के बीच में वो वॉकिंग पे जाना चाह रहे थे और इस दौरान जब अपनी अलमारी की सफाई कर रहे थे तो बताया जा रहा, जो जानकारी मिल रही है, उसी दौरान जो उनका लोडेड गन था वो गिरा और उससे फायरिंग हुई है और फायरिंग होने के बाद उनके पैर में गोली लगी है। उसके बाद वो कोलकाता जाना चाह रहे थे। कोलकाता में उनका आज एक फंक्शन था, वहाँ उन्हें जाना था, जहाँ जा नहीं पाए और उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में गोली जो है उनके पैर से निकाल ली गई है और फिलहाल उनका कंडीशन जो है वो स्टेबल बताया जा रहा है। तो जो लोग इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है, कितने बजे लेके गए गोविंदा जी को यहाँ से? 4 बजे। क्या, मैं तो डे में रहता हूँ
नाइट वाले को ही पूरी बात मालूम है क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम चला है सर 4 बजे के आसपास निकले। और गोविंदा जी की वाइफ जो है वो अभी यहाँ पे नहीं थी? नहीं उस टाइम नहीं, उतना नहीं मालूम मेरे को, बोल तो रहा हूँ मैं। और उनके बच्चे कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। तो बच्चे थे उस वक्त घर पे? नहीं मालूम था, बोल तो रहा वो डे में, मैं डे में रहता हूँ, वो लोग नाइट में रहते हैं। तो 4 बजे के करीब में गोविंदा जो है वो यहाँ से निकले हैं। शुरुआती जानकारी आई थी उसमें बताया जा रहा था कि गोविंदा जो है वो वॉकिंग या जॉगिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन बाद में पता चला कि कोलकाता में उनका एक फंक्शन था और उसी फंक्शन में जाने के लिए वो उठे थे। और देखिए आपको मैं अंदर दिखाऊं तो अभी भी आपको वो खून के धब्बे दिखेंगे। जब गोविंदा सवेरे जब यहाँ से निकल रहे थे और यहाँ से उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, यहीं पर क्रिटिकेयर नाम का अस्पताल है जहाँ फिलहाल गोविंदा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। गोविंदा ने अपना ऑडियो भी जारी किया है और बताया है कि वो ठीक हैं। पैर में जो गोली लगी थी वो निकाल ली गई है। पुलिस सूत्र से जानकारी मिली है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो उनका रिवॉल्वर था वो लाइसेंसी था, उससे फिलहाल जब्त किया गया है। पुलिस की टीम इस जो कंपाउंड है इसके बाहर खड़ी की गई है। पुलिस यहाँ भी आएगी, पंचनामा करेगी। फिलहाल अस्पताल में जाकर पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि पूरा वाकया हुआ क्या था। लेकिन गोविंदा के फैंस के लिए खबर यही है कि गोविंदा सुरक्षित हैं, ठीक है। पैर में गोली जरूर लगी थी लेकिन वो गोली निकाल ली गई है और अस्पताल सूत्र बताते हैं कि आज शाम या कल तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अच्छी बात यही है कि गोविंदा अब खतरे से बाहर हैं। उनके पांव में जो गोली लगी हुई थी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया है। इसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। गोली लगने की वजह से गोविंदा के शरीर से खून काफी बह गया था। उन्हें रिकवर करने में अभी कुछ दिन का वक्त लगेगा। डॉक्टर ने जिन्होंने गोविंदा का ऑपरेशन किया उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल, उनसे बात करें। सर आपसे जानना चाहेंगे आज कितने बजे गोविंदा जी आपके पास आए थे? जब आए थे तब स्थिति क्या थी? वो मेरे पास करीब सुबह 5 बजे आए थे। उनके पाँव में खून था और उनके वहाँ से थोड़ा ब्लड निकल रहा था। तब सर ट्रीटमेंट आपने कब शुरू किया? कितना गहरा? इमीडिएटली हम वहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए और हमने इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू किया, ड्रेसिंग किया, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और हमने उनको वहाँ से ओपन करके बुलेट निकाला। ऑपरेशन में कितना समय लगा और क्या? में करीब हमको अबाउट 1.5 आवर्स लगा। ओके सर, इंजरी कितनी डीप थी ये बताइए जरा। इंजरी का सवाल नहीं था, बुलेट काफ़ी डीप थी, बुलेट डीप थी तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। कितने शरीर के किस हिस्से में लगा था और कितने गहरे तक जो है निशान आपको दिख रहे हैं? वो उनको जो लेफ्ट उनका जो घुटना है, नी जॉइंट जिसको बोलते हैं, उससे 2 इंच नीचे लगा है। अच्छा, एंड सर इस ऐसे केसेस में कितना वक्त उन्हें और लगेगा पूरी तरह से रिकवर? पूरा रिकवर होने उनको लगेगा करीब 4 to 5 वीक्स लगता है उसको पूरा रिकवर होने। गोविंदा को गोली लगने की खबर सुनने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी फोन करके उनका हालचाल लिया। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने गोविंदा के रिवॉल्वर और लाइसेंस का नंबर का मिलान किया। गोविंदा का लाइसेंस वैलिड है। पुलिस ने गोविंदा के रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस कमरे में मिसफायर हुई उसे बंद कर दिया गया है। पुलिस अब उस कमरे का पंचनामा करेगी जहां पर यह घटना घटी है। अब कोलकाता की बात कर ले, जहां पर गोविंदा की पत्नी और उनके बच्चे चूंकि वहीं पर मौजूद थे जिस वक्त ये घटना घटी, उनके पत्नी और बच्चे अब मुंबई पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त अस्पताल में पूरा परिवार एक साथ मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले भांजे कृष्णाभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह और गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। जी मशहूर डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आप गोविंदा जी से मिलकर आए हैं, क्या कहना था उनका, कैसी तबीयत हो? मैं कहने ऑलरेडी कह दिया इन लोगों से कि सर मैं नहीं आती सर। हमारे साथ मशहूर डायरेक्टर कीर्ति कुमार, उनसे बात करते। सर अभी आप गोविंदा जी से मिलकर आए हैं, क्या कहना है उनका? वो पहले से काफ़ी ठीक हैं और ईश्वर की कृपा से 2-3 दिन में उनको जो है मतलब अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बल्कि उनकी इच्छा अंतर से तो ऐसी है कि आज शाम तक चले जाएं घर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि चोट आई हुई है, गहरी है, तो एक आध 2 दिन तो डेफिनेटली लगेगा और 2-3 दिन बाद उनको डिस्चार्ज होने के पूरे चांसेस हैं। बात करने की स्थिति में थे, घटनाक्रम बता पाए? नहीं, बिल्कुल अच्छे से बात करने के, एकदम सही, एकदम ठीक। घटना के दौरान वो अकेले थे या परिवार के कोई अन्य सदस्य? घर में अकेले थे, गार्ड था, बाहर गार्ड था, घर से निकल रहे थे, बस उसी वक्त की घटना है।
निकलते वक्त की है घटना। कहाँ जाना था उनको और क्या हुआ था, इतना कैसे? डिटेल मैं नहीं जानता, ना मैं जानना चाहता हूँ। वो अपना काम करते रहते हैं, वो व्यस्त हैं, मस्त हैं। आप लोगों ने ऐसे ही व्यस्त मस्त रखी है, बस इतनी प्रार्थना है। यही आपने व्यस्त और मस्त का जिक्र किया, आपने उनके करियर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बड़े बड़े भैया मैंने कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि छोटा मोटा मेरा जो करियर है उसमें उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका मेरे लिए निभाई है। आपको क्या मैसेज दिया उन्होंने जाते वक्त? सिर्फ यही कहा कि बाबू भैया आशा करता हूँ 2-3 दिन में जो है ये लोग डिस्चार्ज करा देंगे हमारी इच्छा तो ये है कि हम शाम को ही घर आ जाएं। चीची के नाम से मशहूर एक्टर गोविंदा खतरे से बाहर हैं। उनके पांव से गोली निकाल दी गई। उम्मीद है कि कल तक वो अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। गोली कैसे लगी इसके लिए बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरने से रिवॉल्वर से गोली चल सकती है? खैर, अब बात जम्मू कश्मीर के आखिरी जंग की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग इस वक्त भी जारी है, जिस वक्त आप राजधर्म देख रहे हैं। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और आखिरी चरण में मतदान कर रहे हैं। 40 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अब तक 49% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर में देखने को मिली है, जहां पर करीब 57% वोटिंग हुई है, जबकि बारामूला में केवल 41% वोटर ही अपने घरों से बाहर निकले। थर्ड फेज में जिन 40 सीटों पर वोटिंग हुई है, इनमें जम्मू रीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीटें शामिल है। अगर पिछले 2 फेज के चुनाव की तुलना करें तो इस फेज में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। आइए एक करके मैं आपको बता ही देती हूँ इस आखिरी रण में कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है या हो रहा है। फर्स्ट फेज में आप देखिए 61.38% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। सेकेंड फेज में 57.31% वोटिंग हुई, यानी कि पिछली फर्स्ट फेज से थोड़ी कम थी। और थर्ड फेज में 3 बजे तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 49% तक यानी 49% मतदान हो चुका है। हालांकि अभी भी करीब 3 घंटे का समय बाकी है, इसमें यह प्रतिशत और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटिंग ट्रेंड की ही मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा बांदीपोरा और कुपवाड़ा में करीब 47% लोगों ने वोट कास्ट किया है। हमारे संवाददाता राही कपूर वहां से लगातार जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कहां कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। ये देखिए बांदीपोरा में 47%, बारामूला में 41%, कुपवाड़ा में भी बांदीपोरा की तरह ही मतदाताओं के अंदर उत्साह दिखाई दिया। 47% मतदान हुआ। सबसे अधिक उधमपुर में मतदान प्रतिशत दिखाई दे रहा है, यहां पर 57% मतदान हुआ। सांबा में 55%, कठुआ में 56% और जम्मू में 48% मतदान हुआ। संवाददाता राही कपूर की एक रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का आज तीसरा फेज है और अभी तक की जो रिपोर्ट्स है, अभी तक के समय के मुताबिक लगभग परसेंटेज जो है वो वोटिंग इस समय हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय हम गांधीनगर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी तक का यहां पर काफ़ी लोगों ने अपने कई चुनावी मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट किया है और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज 24 सीटों पर जो है वो मतदान हो रहा है जम्मू संभाग के अंदर। तो कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो अपना यहाँ पर भाव जो है उनका आजमा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो बहु सीट पर कंटेस्ट है, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर विक्रम रंधावा जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है वो मतदान हो रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में जो वोटर हैं वो पहुंच रहे हैं। यंगस्टर हो, युवा हो या फिर तमाम जितने भी वृद्ध बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। वहीं इसके साथ अगर बात करें तो आज आखिरी फेज का चुनाव है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और पहली बार रिफ्यूजी यानी पाकिस्तान से भारत आकर बसे हुए लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला है। ऐसे में उनका उत्साह तो दुगना होना ही है। वो लोग बेहद खुश हैं। लोकतंत्र के महापर्व में वो शामिल होने पर खुशियां मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पाकिस्तान से आकर बसे हुए हिंदुओं ने वोटिंग से पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और फिर वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। आरिफपुरा हो या फिर सांबा, हर जगह रिफ्यूजी वोटर्स में बहुत उत्साह है। सुबह से ही वो पोलिंग बूथ पर कतारों में हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हुए हिंदू रिफ्यूजी खुश क्यों हैं? तो उसके पीछे का कारण पहले आपको बता देती हूँ और फिर जो इन लोगों के रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल पुराने जम्मू कश्मीर में यानी कि जब आर्टिकल 370 लागू था तब इन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। वो 77 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब 2019 में अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ और देश में CAA कानून लागू हुआ, इन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। इसके साथ ही इन्हें मतदान का अधिकार भी मिल गया। वोटिंग राइट मिलने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में ये वोट डाल रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी है। खुशी के साथ गर्व से ये बता भी रहे हैं। आज हमारे को इतनी खुशी है कि हमारे को पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे को नींद इसलिए नहीं आई कि ये हमारा वोट डालने का पहला मौका मिला और मैं सुबह ही 4 बजे उठ करके नहा धो करके और बिना कुछ खाए पिए पोलिंग बूथ पर आ गया और अपना वोट कास्ट किया। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को विधानसभा का वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को नौकरी का अधिकार नहीं था, हमारा स्टेट सिलेक्ट नहीं बनता था, हमारे को कोई मालिकाना हक नहीं था। अभी हमारे को जब से ये सरकार आई है अभी हमारे को हमारे वोट डालने का अधिकार भी मिल गया है और हमारे को जमीनों का मालिकाना हक भी मिल गया है। हमारे को हमारे बच्चों को नौकरियों का हक भी मिल गया है। तो पहली बार ये वोट का हक मिला कि जब से 370-35 को हटाया गया, उसको हटाने के बाद हमको पूरे हक मिले, हमको पूरे इख्तियार मिले। बहुत खुश हैं वोट डालने के लिए, बहुत खुश हैं हम। हमारे रिश्तेदार, हमारे सज्जन संबंधी जो हैं वो सब खुश हैं कि आज इनको भी वोट का हक मिला है। पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज को की ही तरह जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों में भी उल्लास अलग ही किस्म का है। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने का ये लोग भी जश्न मना रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट करने का अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में पिछले 67 साल से वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे थे, लेकिन वो आज तक विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाए थे। वाल्मीकि समाज के लोगों में इतनी खुशी है कि आज 84 साल के बुजुर्ग जब पहली बार वोट करने के लिए पहुंचे तब आप उनकी खुशी का अंदाजा खुद लगा सकते होंगे। वाल्मीकि समाज के लोगों को 67 साल से वोटिंग राइट क्यों नहीं मिला था जबकि वो भारत के नागरिक हैं? तो आइए अब मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। 67 साल के बाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को वोटिंग का अधिकार कैसे मिला और क्यों इनको अधिकार नहीं था, ये आपको इस डिटेल में पता चलेगा। अनुच्छेद 370 की वजह से इन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। 67 साल में पहली बार इन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। इससे पहले जब अनुच्छेद 370 लागू था तब ये वोट नहीं कर सकते थे। ये खत्म हुआ तो उन्हें फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब यहाँ के नागरिक होने के नाते उनके पास मताधिकार का इस्तेमाल करने का ये अधिकार है। वो अपनी सरकार चुन सकते हैं, वो अपना विधायक चुन सकते हैं। तभी तो वाल्मीकि समाज के लोग अब इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही था कि हमें तो पहले हक ही नहीं था कि हम वोट कास्ट कर पाए, तो ये सब कुछ हक जो है हमें एब्रोगेशन के बाद मिले। तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि हमें आगे ना तो पढ़ाई के रास्ते खुले थे हमारे लिए, ना तो कोई बिजनेस के रास्ते खुले थे और ना ही हम कुछ कर सकते थे आगे नौकरियों के लिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो एब्रोगेशन का था। तो ये सब हर्डल जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये हर्डल, जो सबसे बड़ा हर्डल था, ये हटाकर हमारे लिए सारे तरक्की के रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। सर मैंने पहली बार वोट कास्ट किया, 45 सालों में पहली बार किया है। और अभी आप देखेंगे मेरे पास बुजुर्ग खड़े हैं, वो 84 साल के, 84 ईयर ओल्ड है, वो भी अपना पहली बार जो असेंबली चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है सर, ये बयान नहीं की जा सकती। ये जो सहता है ना, उसी को पता चलता है कि गुलामी क्या चीज होती है। पिछले 7 दशकों से हमारे समाज को
वोटिंग राइट से दूर रखा गया। हम यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, हम यहाँ पे कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते थे, हम यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे ड्यू टू सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट। और स्टेट सब्जेक्ट था धारा 370 और 35A की वजह से। और जब से ये हटा है हमारे लिए तरक्की के राह खुल गए। कि मैं यही कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज को जो हक मिला है, राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन, वो किसने दिया है? कौन सी सरकार ऐसी है जिसने इनको हक वापस दिए हैं? ओबीसी को हक दिया है, पहाड़ियों को हक मिले हैं, और कश्मीरियों को रिजर्वेशंस जो मिली हैं वो किसने दिलाई हैं? और साथ में रिफ्यूजी हमारे भाई बहनों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन उनको ये किसने रिजर्वेशंस दिलाई हैं? वो सरकार कौन सी है? लोगों को सबको पता है कि कौन सी सरकार हमें चुननी है, कौन सी सरकार ऐसी है जिसने विकसित कार्य किए हैं पूरे देश में। रिफ्यूजी और वाल्मीकि समाज की तरह ही गोरखा समुदाय को भी अनुच्छेद 370 हटने का फायदा मिला है। 77 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में गोरखा समुदाय के लोग विधानसभा चुनाव में मतदान कर रहे हैं। गोरखा समाज के लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने पहुंचे लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार उनके समुदाय के लिए काम करेगी, जिससे उनके हालात में सुधार आएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे चुनाव को लेकर लोग खुश हैं। बांदीपोरा में भी वोटर्स में उत्साह है। उस बांदीपोरा में जहां कभी गोलियों और बंदूकों की आवाज और ये थर्राहट सुनाई देती थी, पत्थरबाजी और आतंकी अटैक की घटनाएं सामने आती थी, यहां पर वोटर्स खुश हैं। हर पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती है, जिससे कि कानून व्यवस्था कायम रहे। लेकिन पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें खुश होकर ये कह रही है कि उन्हें मतदान का अधिकार है और वो अपनी सरकार चुनने निकले हैं। बांदीपोरा के सोनावारी पोलिंग बूथ पर मौजूद है। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। निसंदेह ही ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में 35 सालों के बाद लोकतंत्र की झलक की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसी तस्वीर विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में बेहद कम देखने को मिलती थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में जो उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिला, वही तस्वीर विधानसभा चुनावों में भी पहले और दूसरे चरण के साथ साथ अब तीसरे चरण में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर लोग अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं। एक तरफ से महिलाएं हैं, दूसरी तरफ से युवा और बुजुर्ग जो है वो इस बार खुलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कहीं बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, विकास की बात कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर लोग जो है इस बार बिना किसी डर और खौफ के अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर लोग यहाँ चुनाव बहिष्कार करते थे, चुनावों में बेहद कम हिस्सा लेते थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने और 10 सालों के बाद हो रहे इन विधानसभा चुनावों में एक उत्साह की तस्वीर दिख रही है। लोग लोकतंत्र पर भरोसा जतला रहे हैं। खासकर युवाओं की बात करें, जो युवा चुनावों से दूर रहते थे, चुनाव बहिष्कार का साथ देते थे, आज वो खुलकर बाहर निकल रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और ये मानते हैं कि वोट के माध्यम से ही सभी मुद्दे और मसाइल हल हो सकते हैं। बांदीपुरा में बड़ी संख्या में वोटर्स अपने घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। अब तक 47% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इस बार वोटर्स विकास को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं? और इसलिए कि जो हम वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, सुबह बहुत बड़ी कतारों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर। हमको उस लीडर को चुनना है जो हमारी बात आगे तक पहुँचाएगा। इससे पहले आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ, लड़कों को उठाया जाता था। हमको अब उस लीडर को चुनना है और उस लीडर को कामयाब करना है जो हमारी बात आगे तक पहुँचाएगा। खास मुद्दा क्या है? जो मुद्दा 370 वापस चाहिए हमको और 35A को भी हमको छीना गया है हमसे। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं इस बार? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मेन जो मुद्दा है हमारा वो एम्प्लॉयमेंट का है, पर्टिकुलरली जो यूथ का मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? हम मुद्दा चाहते हैं कि लोगों की खिदमत होनी चाहिए, इस गांव का वर्क होना चाहिए। बहुत कुछ सारे काम है इस गांव में। आज के बाद 18 साल हमने NC को बहुत ही कुछ सपोर्ट किया लोगों ने।
पता नहीं क्या किया एनसी ने, क्या नहीं किया, बहुत ही नुकसान किया हमारे गांव में एनसी ने। कितने ज़रूरी ये चुनाव? ये ज़रूरी है, मजबूरी है, ज़रूरी है। तो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? गवर्नमेंट बनता है। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बाहर निकले हैं, अपना वोट कर रहे हैं? क्या क्या होना चाहिए, क्या बदलना चाहिए इस वोट से? स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, सड़क बनाना है, ये पे वोट कराना है, मजबूरी है। हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग बाहर निकले हैं, वोट कर रहे हैं। इसीलिए वोट करें कि एमएलए अच्छा होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा हो जाए, नया नया यूथ उसके लिए अच्छा होना चाहिए। इस वोट में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? पहले तो वोट हमारा बुनियादी हक है, तो बदलाव तो ज़रूरी है। बहुत से डिमांड से जम्मू कश्मीर के जो एब्रोगेशन रोड था 370 के बाद जो खामोश आई हुई है, हम उसके लिए बदलाव चाहते हैं। हमारी अपनी गवर्नमेंट बने। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट यहाँ हुई नहीं, जब से एलजी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, हो नहीं रही है डेवलपमेंट। सब बोलते डेवलपमेंट के वोट देते, डेवलपमेंट के वोट के, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, यूथ सब बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है। तो आप इस बार आप किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? क्या हमारे ज़हन में ये मुद्दा है कि कुछ हो, नया हो, कुछ हो, कुछ नया हो। केवल डेवलपमेंट के नाम पर वोट ना मांगे जाएं, बल्कि डेवलपमेंट होता हुआ भी दिखाई दे। और बड़े ही मतलब क्लियर कट लोगों की राय है। अगर कोई इधर का है तो उधर का दिख रहा है, और कोई 370 के लिए खड़ा है तो वो भी दिख रहा है। मंसूर मीर हमारे सहयोगी बांदीपोरा से लाइव जुड़े हुए हैं। मंसूर, देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछले 2 चरणों के मुकाबले अभी तक तो यहाँ पर कुछ कम दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा बढ़े, लेकिन लोगों की राय बड़ी क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, तीसरे चरण की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि कश्मीर के लोगों की सोच बदल रही है। जिन इलाकों में चुनाव बहिष्कार होता था वहाँ आज लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की बात करें तो ये एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन युवाओं की बात करें तो वो इसे एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर मानते हैं। युवाओं की अक्सर ये राय है कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे जो है वो बेहद ज़रूरी है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग जो है बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर का युवा पिछले 35 सालों से चुनाव बहिष्कार करता आ रहा है, लेकिन वो अब ये समझने लगे हैं, ये महसूस करने लगे हैं कि वोट में इतनी ताकत है कि वोट के माध्यम से ही वो हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी ने दिया क्या, हमें तो अपनी सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे। और एलजी शासन आने के बाद फिर भी चलो कम से कम कुछ काम हुआ। अच्छा मंसूर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपने युवाओं की बात की, पीछे बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही है, एक बार आप उनसे बात करने की कोशिश करें अगर वो बात करना चाहें। मैं कोशिश करता हूं मीनाक्षी, लेकिन कश्मीर की महिलाएं बहुत कम बोलती है, लेकिन फिर भी कुछ युवा वोटर्स यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो बात करें। आप बात करेंगे बेटा हमारे साथ? पहली बार आप वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि ये आवाम के मसाइल वो हल किए जाए। हम इसलिए वोट डाल रहे हैं ताकि आवाम की आवाज़ आगे पहुँच सके। उम्मीद है कि आपके वोट से कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी, जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे पूरे होंगे। उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सर हम जो वोट डालेंगे वो ज़ाया नहीं होंगे। तो आपका पहला वोट है, फर्स्ट वोट है आपका? यस सर। फर्स्ट वोटर है आप? यस सर। तो उम्मीद है कि कुछ बदलेगा। बहुत अच्छा मंसूर, चलिए आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बात कर रही हैं, मसाइलों के हल होने की उम्मीद रख रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मंसूर पूरी जानकारी के लिए आपका। देखिए, एक तरफ खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर दुख की भी, जहां बिहार में बाढ़ ने अपनी विनाश लीला मचा कर रखी है। बिहार में करीब 16 जिलों में सैलाब का संकट है। नेपाल में भारी बारिश के बाद आया हुआ पानी अक्टूबर के महीने में बिहार पर कहर बनकर टूटा है। कोसी, गंडक और बागमती का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। पिछले 24 घंटों में 7 जगहों पर नदियों के बांध टूट गए हैं। इसके बाद नए इलाकों में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि बिहार सरकार खुद को लाचार पा रही है। चाहे दरभंगा हो या सीतामढ़ी हो, सुपौल हो, सहरसा, मुजफ्फरपुर का इलाका, सब जगह जल प्रलय नजर आ रहा है। सैलाब से करीब 3 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। 55 प्रखंडों के 269 ग्राम पंचायतों के गांव में त्राहिमाम है।
कई जगहों पर लोग अपना सारा सामान छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, शिवहर, इन इलाकों की तस्वीर आपके सामने है। सहरसा के महिसी के बगवा गांव में है और यहाँ एक स्कूल में देखिए किस तरह से पानी आ गया है। पूरा स्कूल का जो कैंपस है पानी से भर गया है। दाहिनी तरफ आप देखिए जो वहाँ पर टॉयलेट्स बने हुए हैं सब में वहाँ पर पानी चला गया है। और ये जो मेन बिल्डिंग है स्कूल की, इसके अंदर भी पानी है, क्लासरूम में पानी है। यहाँ देखिए मध्य विद्यालय बगवा प्रखंड महिसी सहरसा, एक मिडिल स्कूल है ये, और यहाँ पर पानी आया है तो जाहिर है स्कूल बंद है। इस तरह के कई ऐसे स्कूल हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहाँ पर पानी चला गया है और इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, चूँकि कई जगह क्लासरूम में जो बेंच हैं वो उसको नुकसान हुआ है। और ये जो है चूँकि कोसी नदी का पानी यहाँ पर आ गया है तो ऐसे में स्कूल जो है वो अब पूरी तरह से बंद है। और ये पीछे के हिस्से में देखिए स्कूल में जो एक प्ले जोन है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पर थे इससे संबंधित वो भी यहाँ पर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है पीछे मानो यहीं से नदी बहती हो, जबकि ये बाढ़ का पानी है। और कोसी नदी का जो पानी जब नेपाल से आया तो ऐसे में इस पूरे इलाके में फैल गया और ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर नदी आ गई हो। अब जब पानी कम होगा तब पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इस तरह के जितने भी स्कूल हैं उन सबों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सहरसा के महिषी में ना तो कोई घर सुरक्षित बाकी है, ना ही कोई थाना। थाना तो छोड़िए, ये थाना कभी लगा ही नहीं। ऐसा लगा कि जैसे कोई दरिया ही रहा होगा। आप तस्वीरें खुद देख लें। कोसी में आई बाढ़ में कई पुलिस थाने भी डूब गए। हम इस वक्त सहरसा के जलई थाने में हैं और यहाँ पर आप देखिए पूरा थाना परिसर बाढ़ की चपेट में है। थाने में जब्त करके जो गाड़ियाँ रखी जाती हैं, कई 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पानी में डूब गई हैं। और जो थाने का जो मुख्य द्वार है यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से ये पानी बढ़ रहा है। अंदर के हिस्से की तस्वीर देखिए। अंदर चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए अंदर जाना संभव नहीं है। यहाँ देखिए ठीक नीचे के हिस्से में जो बैरक था जहाँ पुलिसकर्मी रहते थे, उसका आधे से भी ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ है। ठीक बाईं तरफ कैदियों के रखने की जगह थी, लेकिन हर जगह पानी पानी। नाम है जलई थाना और जल का जो प्रकोप है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ऊपर के हिस्से जहाँ सोलर प्लेट नज़र आ रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को ऊपर रख दिया गया है, लेकिन कई पुलिसकर्मियों ने बताया कि काफ़ी नुकसान हुआ है। नीचे के हिस्से में जो कई कागजात थे वो सब नष्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए नए आपराधिक कानून को लेकर एक पोस्टर भी नज़र आ रहा है और ये हिस्सा भी पूरी तरह से पानी की चपेट में। तो कई थाने जो हैं वहाँ भी बाढ़ का पानी आ गया है और ऐसे में जो पुलिस थाना है वहाँ पर कामकाज ठप है। हालांकि जो थाने का बाहर का हिस्सा है वहाँ पर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और यहीं से अभी थाना चल रहा है।